नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव का ऐलान कर चुका है, या यूं कहे कि अब जीबी में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। गिलगिट जैसे शहर और अन्य कस्बे चुनावी पोस्टर्स और बैनर से अट चुके हैं। भारत के दावे वाले इस क्षेत्र में पाकिस्तान 15 नवंबर को इलेक्शन कराने जा रहा है, जिसमें यहां पर एक मुख्यमंत्री का चुनाव भी किया जाएगा और पाकिस्तान सरकार का इस पर प्रत्यक्ष सीधा नियंत्रण हो जाएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को लोग वोट डालेंगे और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस हिस्से में चुनाव पहली बार भी नहीं हो रहे हैं, बल्कि साल 2009 से यहां लगातार चुनाव कराए जा रहे हैं। फर्क सिर्फ यही है कि इस बार अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए पीएम इमरान खान जीबी को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने की घोषणा कर चुके हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसे भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी स्वीकार करता है। 1970 में पाकिस्तान ने इस हिस्से को गुलाम कश्मीर से अलग करके इसे नॉर्दर्न एरियाज का नाम दिया था, मगर वर्ष 2009 में आसिफ अली जरदारी ने इसे फिर से गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम देकर यहां पहली बार चुनाव कराए थे, जिसमें जीबी के तमाम संवैधानिक अधिकार अपने पास रखे गए। पाकिस्तान ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके इलाके की डेमोग्राफी को काफी हद तक बदल दिया। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से लाकर यहां काफी लोग बसा दिए गए। पर सवाल यही है कि पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान की क्यों पड़ी है, यह जानते हुए भी कि इससे भारत से उसके संघर्ष की नौबत आ सकती है और यूनाइटेड नेशन में भी जम्मू कश्मीर पर उसका दावा कमजोर पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान साल 2017 से ही जीबी को 5वां प्रांत बनाना चाहता था, मगर यहां की 30 लाख आबादी में से ज्यादातर चुनाव के विरोध में खड़े हो गए, जिससे पाकिस्तान को सफलता नहीं मिल पाई और पाकिस्तान को अपने कदम वापस खींचने पड़ गए। 90 के दशक तक पाकिस्तानी समझ रहे थे कि अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक जनमत संग्रह के जरिए कश्मीर मुद्दा हल होगा तो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग उसके हक में मत करेंगे, जिससे कश्मीर पर उसका दावा और मजबूत हो जाएगा और वह पूरे जम्मू कश्मीर का सर्वे सर्वा बन जाएगा। लेकिन अगर उसने गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग प्रांत बना दिया तो फिर वह कश्मीर से अलग हो जाएगा और यह जनमत संग्रह में शामिल नहीं हो सकेगा। अब पाकिस्तान को जीबी को प्रांत बनाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उसकी संयुक्त राष्ट्र से उम्मीदें खत्म हो गई है। साथ ही जीबी के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। पिछले काफी वक्त से वह जीबी में आकर बसे पाकिस्तानियों का विरोध कर रहे हैं और लगातार पाक फौज और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में लगे हैं। वह खुद को पाकिस्तानी कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यानी अगर संयुक्त राष्ट्र इस इलाके में जनमत संग्रह करा भी देता है तो अब उसमें पाकिस्तान को कोई ज्यादा सफलता की उम्मीद नहीं है। जीबी को प्रांत बनाने की एक खास वजह और है, जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं पूरी तरह चीन से है। चीन भी पाकिस्तान पर इस इलाके को पूर्ण अधिकार में लेने के लिए दबाव डाल रहा है। जीबी का 634 किलोमीटर हिस्सा चीन ने घेर रखा है और पाक चीन आर्थिक गलियारा यहीं से होकर गुजरता है। चूंकि भारत इस हिस्से पर अपना दावा जताता है, इसलिए चीन किसी भी तरह इस तरह के विवाद से बचना चाहता है। पाकिस्तान यहां आम चुनाव कराकर अपने हितों की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र को वैधता प्रदान करना चाहता है। यह इलाका पाकिस्तान और चीन के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 1 में भी जीबी को पाकिस्तानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक अलग दर्जा दिया गया है। परंतु पीएम इमरान खान भारत के दावे वाले क्षेत्र पर कब्जा करके जम्मू कश्मीर की धारा 370 का बदला और अपने मंसूबे पूरे कर लेना चाहते हैं। अब सवाल यही उठता है कि इस स्थिति में भारत क्या कर सकता है, क्योंकि अगस्त 2019 में गृह मंत्री अमित शाह पाक के कब्जे वाले भारत के इलाके को वापस लेने का दावा कर चुके हैं। यह सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि यदि एक बार पाकिस्तान ने जीबी को संवैधानिक तौर पर प्रांत डिक्लेयर कर दिया और यहां आम चुनाव हो गए तो फिर इस इलाके को वापस लेना सिर्फ दावेवादे तक ही सिमट जाएगा। हालांकि इससे भारत को एक बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर स्टेटस को लेकर जरूर होगा, जिसके बाद पाकिस्तान का कश्मीर पर आक्रामक रुख कमजोर पड़ जाएगा। परंतु भारत जीबी को गंवा देगा, इसमें भी मतभेद नहीं हो सकते हैं। भारत का गिलगिट बाल्टिस्तान को हासिल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह उसका भिन्न हिस्सा है। इसके अलावा भारत जीबी को वापस लेकर चीन और पाकिस्तान पर सामरिक बढ़त भी बना सकता है। अखंड भारत में अक्साई चीन गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा पीओके शामिल है। सही मायने में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रगान में पूरा सिंध भी भारत के हिस्से के तौर पर गाया जाता है। हालांकि भारत ने कभी भी सिंध पर अपना दावा नहीं ठोका है, मगर आम भारतीयों के दिलों में कसक तो जरूर है कि जब राष्ट्रगान से सिंध अलग नहीं कर सके तो उसे अखंड भारत से कैसे अलग कर दिया। बंगाल में से आधे से भी कम हिस्सा भारत के पास बचा है। खास बात यह है कि भारतीय रुपये पर कश्मीरी भाषा भी लिखी गई है, जो कहीं ना कहीं अखंड भारत का ही प्रतीक है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को हासिल करना भारत के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भारत की खासियत रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संधियों का सम्मान करता है। देश में सरकार बदलने के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता है।
भारत की इस खूबी को प्लस और निगेटिव के रूप में देखा जा सकता है। प्लस पॉइंट यह है कि इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरा सम्मान मिलता है और वह ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को कह सकता है। निगेटिव बात यही है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी प्रासंगिकता गंवाती जा रही है और वहां पर प्रभावशाली आवाज को भी राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है, जिससे उसकी अहमियत केवल मीडिया के एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रह जाती है। इसलिए भारत अगर कूटनीति के माध्यम से सब कुछ हासिल करने की कोशिश में है तो यह एक दिवसपन की तरह है। केवल पाकिस्तान को चेतावनी और नई दिल्ली में पाक असेंबली में विरोध दर्ज कराकर वह अपने इलाके पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त नहीं करा सकता है। संयुक्त राष्ट्र या फिर अन्य कोई देश पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर भी इन इलाकों को पाकिस्तान से नहीं छुड़ा सकता है। इसका विश्लेषण करने के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग का केंद्र बना नगोर्नो कराबाख एक बड़ा उदाहरण है। इस इलाके की कहानी पीओके से काफी मिलती जुलती है। नगोर्नो कराबाख को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अजरबैजान का हिस्सा मानता है, परंतु इस पर आर्मेनिया का नियंत्रण है। जिस तरह पाकिस्तान ने पीओके में पाकिस्तानी मुसलमानों को बसाकर यहाँ डेमोग्राफी बदली है और इन इलाकों को पूरी तरह मुस्लिम बाहुल्य आबादी में तब्दील कर दिया है, वैसे ही नगोर्नो कराबाख में 97% ईसाई आबादी बसी है जो जनमत संग्रह की लगातार मांग कर रहे हैं। चूंकि अजरबैजान मुस्लिम मुल्क है, इसलिए स्पष्ट है कि वे उसके साथ हरगिज नहीं जाएंगे। ऐसे में जीत का पलड़ा आर्मेनिया की तरफ झुक रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके पर पाकिस्तान जनमत संग्रह के पूरी तरह खिलाफ है, मगर कश्मीर में वह इसके पक्ष में खड़ा है। जो स्थिति आज आर्मेनिया की है वह पाकिस्तान से पूरी तरह मिलती जुलती है, मगर वहां पर वह अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। अजरबैजान को नगोर्नो कराबाख के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत की स्वीकृति मिलने के बाद भी लगातार युद्ध करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं केवल वक्त की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं है और अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। हालांकि भारत आर्मेनिया का मित्र देश है, परंतु वह बहुत ही सभ्य अंदाज में उसका समर्थन कर रहा है। भारत उस शांति दूत की तरह बर्ताव कर रहा है जिससे सब कुछ बुद्ध में दिखता है, मगर स्थिति भारत की अजरबैजान से ज्यादा उलट भी नहीं है। इसलिए भारत के पास ले देकर चंद ही दिन बचे हैं। वह इन चंद दिनों में कुछ अलग कर सकेगा ऐसा फिलहाल किसी भी दृष्टि से नहीं लग रहा है। यानी भारत केवल आपत्तियां दर्ज कराने और विदेश मंत्रालय से मौखिक चेतावनी की औपचारिकता से शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा, जबकि अजरबैजान अपने हिस्से को हासिल करने को लेकर 27 सितंबर से जंग के मैदान में है। भारत को अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का मतलब किसी नुमाइश के मैदान में खड़ा करना नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति को समय समय पर परखना भी जरूरी है। अन्यथा कई बार बैरकों में पड़ी सेना भी अपनी ताकत का अंदाजा करने में गलती कर जाती है। सेना देश की सुरक्षा के लिए बनी है, वह केवल बड़े देशों से ही देश की रक्षा नहीं करती है, कई बार छोटे देश भी बड़े शत्रु साबित होते हैं। फिर पाकिस्तान तो भारत का पैदाइशी शत्रु है, इसलिए यह आपत्तियों का नहीं बल्कि आक्रमण का वक्त है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।